ये टेस्ट है। ये 20 इलेक्शन जो पंजाब के हैं टेस्ट है। जनरल इलेक्शन आप भूल जाइए, जनरल इलेक्शन में एनआरकी होगी। पाकिस्तान की जो सियासी कश्ती है एक ऐसे बवर में फंस जाएगी, हम ऐसी दलदल में धंस जाएंगे जिससे निकलना आसान नहीं होगा। एमक्यूएम भी इल्जाम लगा रही है, जेयूआईएफ भी इल्जाम लगा रही है, नून लीग भी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती रही कि कराची में जो इंतखाब हुआ वो मिफ्ता इस्माइल साहब का हक बनता था, धांधली करके छीन लिया गया। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने धांधली की है तो लाहौर में नून लीग अपना जो है वो किस्सा पूरा करेगी, अपनी तमाम वो निकालेगी कसरें। कल सारे मीडिया ने दिखाया कि कई जगहों पर जो है वो पुलिस वोटों की गिनती कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या इसको कोई इलेक्शन मानता है? टोटल वन पार्टी सिस्टम सिंध में चल रहा है। अब ये फिर वही लूली लंगड़ी बल्दियात चलती रहेगी फिर 5 साल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर में जो बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला है वो जारी है और अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर भी पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और सिंध के 4 डिवीज़न हैं जिसमें 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। अब तक अगर हम नताइज की बात करें जो कि मौसूल हुए हैं, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने 244 सीटें ली हैं और 244 सीटों के साथ वो सरे फहरिस्त है। GDA 22, आज़ाद उम्मीदवार 20 और तहरीक इंसाफ 14 और JUI ने 7 सीटें हासिल की हैं। हमेशा की तरह नाजरीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़े हुए, सियासी तसादुम हुआ, बल्दियाती मार्के के दौरान कई हल्के मैदान जंग बने रहे, फायरिंग के वाक़यात और धांधली की इतलात का सिलसिला भी जारी रहा। पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जिसमें 2 अफराद हलाक और बेशुमार जख्मी हुए। MQM ने भी हमेशा की तरह रिवायत को बरकरार रखा और हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद धांधली का रोना धोना भी जारी रखा गया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने तो बल्दियाती इलेक्शन फौरी रोकने तक का मुतालबा किया। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान नवाबशाह में जो MQM को पहला बड़ा धचका लगा, जहां पर शहरी इलाकों से MQM एक भी सीट ना जीत सकी। MQM की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता दिनों से शहबाज हुकूमत से भी वो कुछ रूठी नज़र आते हैं और वज़ीर आज़म से भी MQM ने सिंध हुकूमत के साथ मामलात को आगे ना बढ़ने का इजहार किया है। अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िला स्वात है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा और 13 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त से 2-4 किया, जिसको तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। जहाँ पर नाज़रीन सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात का दंगल फतह करने में मशगूल हैं, वहीं आवाम महंगाई के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF के शराइत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा और हर माह 5 रुपए का फी लीटर लीवी भी आयद किया जाएगा, जो कि 50 रुपए तक ले जाने के पर इत्तेफाक किया गया है। हुकूमत ने जुलाई के पहले महीने में आवाम पर महंगाई का एक नया कहर डालने के लिए कमर कस ली है और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया है। मगर एक जमात के मार्च करने से क्या हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा? क्या तहरीक इंसाफ भी जमात इस्लामी के महंगाई मार्च का हिस्सा बनेगी? पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान क्या सियासी रंजिशें मजीद शिद्दत अख्तियार करेंगी? क्या शहबाज शरीफ तमाम इत्तेहादी जमातों को एक बार फिर राम कर पाएंगे? और कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी MQM क्या वही पुराने रोने धोने की रवायत को बरकरार रखेगी या इससे पहले कोई बड़ा फैसला कर लेगी? और सबसे बड़ी जो मईशत और ख़बर ये आ गई है कि इसाक डार आ रहे हैं जी लंदन से पाकिस्तान, और वो आके यहाँ पर सेनेटर के हल्फ उठाएंगे और उसके बाद मईशत के मामला संभालेंगे। लेकिन उनके ऊपर केसेस भी हैं, तो वो केसेस किस तरह चलेंगे? क्या कानूनी टीम मुस्लिम लीग नून की इस पर बात कर रही है, नहीं कर रही है? और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हैं वो इन चीज़ों पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 60 डार को वतन वापस लाया जाए? ये तमाम तर इशूज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले महंगाई मार्च की बात कर लेते हैं, जो कि जमात इस्लामी जिसका मैंने जिक्र किया कि जो उनका ट्रेन मार्च उसका 3रा मरहला है और ये अब शुरू हो गया है लाहौर से, और लाहौर से पिंडी तक जो रहेगा इसकी क़यादत करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। तो क्या सूरत हाल है इस एहतजाज की, ट्रेन मार्च के? हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद इस वक्त लाहौर स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुनैद, बताइएगा, जमात इस्लामी ये ट्रेन मार्च निकाल रही है महंगाई, करप्शन और सूद के ख़िलाफ़, क्या कोई भी सियासी जमात इनका साथ दे रही है और एहतजाज की क्या सूरत हाल है?
जिया जमाते इस्लामी का ट्रेन मार्च इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और ये ट्रेन मार्च लाहौर से रवाना होगा और रावलपिंडी जाकर पहुंचेगा। ट्रेन मार्च का ये तीसरा मरहला है। पहला मरहला जो है वो रहीम यार खान स्टेशन से शुरू हुआ। रहीम यार खान से ये ट्रेन मार्च मुल्तान पहुंचा और फिर मुल्तान से ये ट्रेन मार्च जो है वो लाहौर पहुंचा। और मरहले के अंदर जो है वो मुल्तान से लाहौर से ये ट्रेन मार्च जो है वो रावलपिंडी की तरफ अब रवाना हो रहा है। इसकी क़यादत जो है वो अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस महंगाई के खिलाफ और सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है वो बरसरे एहतजाज दिखाई देते हैं नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुसलसल महंगाई जारी है। तो मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको मनाजिर दिखा सके तो सिराजुल हक ट्रेन मार्च के ऊपर सवार हो रहे हैं। सिराजुल हक जो है वो ट्रेन मार्च पर चढ़ रहे हैं और अभी कुछ ही लम्हात के अंदर जो है ये ट्रेन मार्च यहाँ से रवाना हो जाएगा और ये मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर खताबात भी किए जाएंगे। गुजरात, गुजरावाला और दीगर स्टेशन के ऊपर जो है वक्तन फवक्तन स्टॉप होगा और वहाँ पर एहतजाज का जो है वो ठीक है। जुनैद, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के वाले से बता रहे थे। लेकिन नाज़रीन, जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं और जिसमें धांधली का शोर मचाया जा रहा है, आगे पंजाब के इलेक्शंस भी आने वाले हैं बल्दियाती, उसमें क्या होगा? क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। इमरान खान का भी ये कहना है कि अब देखना होगा कि ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं पंजाब के, उसमें इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान होगा। तो अब सिंध का जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, आगे पंजाब में क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब और अतर काज़मी सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शाह साहब से पहले बात करते हैं। शाह साहब, आगे ज़िमनी इलेक्शन है सर पंजाब का, अभी ये जो सिंध में हुआ, ज़ाहिर इस पर भी आप लोगों की जानिब से भी कहा गया, MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जी धांधली हुई है। आप तो पहले ही कह चुके हैं कि मैनेज किया जा रहा है पंजाब के नशिस्तों को, तो सर कैसे होंगे ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को देख लें। मायूस कौन रही है। अब देखिए, सिंध के 14 अजला में इलेक्शन हुआ जी। और जितनी ऑपोजिशन जमाते हैं उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। हत्ता के जो हुकूमती हलीफ जमाते हैं MQM पाकिस्तान और JUIF वो भी इंतखाबात को मुस्तरद कर चुके हैं। अब मासिवाई पीपल्स पार्टी के सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया। एक बाई इलेक्शन कराची में हुआ, वहां भी जो कुछ लड़ाई हुई, हंगामे हुए, आपके सामने है। अगर ये एक ज़िमनी इलेक्शन मैनेज नहीं कर पा रहे तो 20 पंजाब के कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत लगी हुई थी, जेरीमेंडरिंग कर रही थी, इंतजामिया को इस्तेमाल कर रही थी, मशीनरी को, और वहाँ पंजाब में हमजा की हुकूमत लगी हुई है। अब आपने देखा कि आज के फैसले के बाद जब 5 सीटों की जो रिजर्व सीट थी उनकी नोटिफिकेशन का हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो अब हमजा अक्सरियत में नहीं रहे, वो आज 172 हैं और उनके मुखालिफ 173 हैं। तो इन हालात में आप क्या तवक्को करते हैं कि वो पंजाब में शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? हरगिज नहीं करवाएंगे। अब लोगों को दिफा करना होगा, अवाम को दिफा करना होगा। मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। मेरे मुल्तान में BP 217 में इलेक्शन हो रहा है। मुजाहिद टाउन यूनियन काउंसिल 45 का इलाका है। वहाँ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हमारी खवातीन पर हमला किया, हमारे लोगों को जदोकोब किया और पुलिस पहुंची और पुलिस फिर धमकियां ऊपर हमारे लोगों को दे रही है। उन खवातीन को, उनको हिसार में ले लिया, उनको बंद कर दिया। रात के 1 बजे तक कुर्बान फातिमा और दीगर हमारी जो खवातीन थी वो पुलिस के हिसार में थी। इस किस्म के अगर इलेक्शन होंगे तो फिर कौमी इलेक्शन कौन एक्सेप्ट करेगा? इन इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर तस्वर किया जाएगा। ये डेमोक्रेसी के फेलियर की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें और जिम्मेदाराना रोल प्ले करें। एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जिस तरह मुलव्वस हो चुकी है ये माजी में नहीं देखा गया। जिस तरह थ्रेटनिंग कॉल्स की जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला कर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। जब वो वफादारियां तब्दील करते हैं तो उनको बहाल कर दिया जाता है। सिंध में जबरदस्ती लोगों को
पीटीआई के टिकट वापस करवाए गए और जीडीए के टिकट वापस करवाए गए और पीपल्स पार्टी के टिकट थमा दिए गए। बैलेट पेपर में निशान दुरुस्त नहीं छाप सके, बैलेट पेपर उठा के लोग चले गए, बैलेट बॉक्स उठा के लोग चले गए, दंगे फसाद अमवात हुई हैं, तो वहां अमवात हो गई हैं 14 जिला में। आगे देखिए क्या होता है। आज एमक्यूएम ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा अगर इस किस्म का इलेक्शन कराना है और आपने हमारा कराची का मैंडेट इस तरीके से चोरी करना है तो हम आपके साथ नहीं चलते। बहादुराबाद को ताला लगा के हम सड़क पे आने को तैयार है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके वो कह रहे हैं जो काबीना के मेंबर्स हैं। ये है एतमाद का हाल और ये है फुकतान। शाह साहब, अगर सिंध में ये हो रहा है, आगे पंजाब में भी यही होता है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इस मुल्क में जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, बगैर किसी अनारकी के होंगे? मोहतरमा, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये टेस्ट है। ये 20 इलेक्शन जो पंजाब के हैं टेस्ट है। अगर इन 20 इलेक्शन में धांधली वाजी हो गई, जेरीमेंडरिंग वाजी हो गई और जो तारें जोड़ रही हैं खिंच रही हैं वाजी हो गई, तो जनरल इलेक्शन आप भूल जाइए। जनरल इलेक्शन में एनार्की होगी, जनरल इलेक्शन में खून खराबा होगा, जनरल इलेक्शन में लड़ाइयाँ होंगी, रिजल्ट तस्लीम नहीं होगा, मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा, नताइज कबूल नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो सियासी कश्ती है एक ऐसे बवर में फंस जाएगी, हम ऐसी दलदल में धंस जाएंगे जिससे निकलना आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट है जो आगे के पंजाब के इलेक्शंस हैं और अगर इसमें ये सब कुछ होता है तो फिर ये तवक्को ना रखें कि आगे के जनरल इलेक्शंस हो भी पाएंगे या नहीं। अदर साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे शाह साहब की और जाहिर है जो कुछ हुआ कल सिंध में, अभी तो ये पहला मरहला था, आगे और इलेक्शंस होने हैं, फिर पंजाब का मरहला है। जाहिर है जब जमातें दीगर ये सभी तकरीबन सभी जमातें रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रही हैं कि आप नहीं करवा पाएँ कंडक्ट इलेक्शन, तो फिर क्या देख रहे हैं आप इस मुल्क में, क्या होगा? क्या ऑब्वियसली जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि जितनी इनके अपने इत्तेहादी हैं, आप ये नहीं है कि यहाँ पे पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही है। अगर पीटीआई इल्ज़ामात लगा रही होती तो वो तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे उनके अपने इत्तेहादी सिंध में इल्ज़ामात लगा रहे हैं, JUIF इल्ज़ामात लगा रही है, उसके अलावा MQM इल्ज़ामात लगा रही है। आए रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए उनमें धांधली हुई। अब इसमें मेन किरदार किसका है? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का किरदार भी है और उसके साथ साथ मुकामी इंतजामिया का किरदार भी है। इसलिए कि कल हमने देखा कि स्वात में भी इलेक्शन हुआ था, PK7 में भी इलेक्शन हुआ, जहाँ पे तमाम जमातों का मुकाबला PTI के साथ था। पहले वो ANP की सीट थी, लेकिन वहां पे इंतजामिया का किरदार वैसा नहीं था जो सिंध पुलिस का किरदार हमें नजर आया या फिर जो सिंध की इंतजामिया का हमें किरदार नजर आया। इस वजह से स्वात में कदरे बेहतर तरीके से इंतखाब हो गया और जो एक पार्टी जीत गई जिसको ज्यादा वोट पड़े। लेकिन सिंध में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वही कुछ होगा पंजाब के अंदर। और पंजाब में भी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें पहले ही पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को लिखा भी गया PTI की जानिब से, लेकिन उसी किस्म की तैयारी की जा रही है कि उसी तरह के इंतखाबात करवाए जाएं जैसे सिंध में करवाए गए। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशानात उठते हैं। और आखिरी बात इसमें ऐड करूंगा कि मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है, अगर उसका एतमाद नहीं है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो फिर तो ये पूरा जमहूरी अमल जो है उसके ऊपर डाउट कास्ट हो जाता है। तो जरूरी है कि इसको शख्सियात तक महदूद ना किया जाए। अगर वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है वो रास्ता छोड़े, कोई ऐसी शख्सियत आए जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे थे साहब। ना सिर्फ ये बल्कि जो इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर इतना बड़ा इत्तेहाद है हुकूमत का, जब आपस में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो फिर क्या ये इत्तेहाद चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? आपको नहीं लग रहा कि इस इत्तेहाद से जमातें निकलना शुरू हो जाएंगी? देखिए, जहाँ तक ये इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बनाया किसने है? इनको बनाने वाले जो है ना वो बड़े मजबूत हैं। MQM भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी हम अपना फैसला करेंगे अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भाई आपको किसने कहा था कि आप इनसे जाके मिलें, या फिर क्या आप अपने फैसले खुद करते हैं? इसलिए जब आप किसी के कहने के ऊपर अपना वोट किसी के पलड़े में डाल देते हैं तो फिर ये सहूलत आपसे ले ली जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस इत्तेहाद को कोई खतरा है, क्योंकि इस इत्तेहाद के गारंटर जो हैं उन्होंने मेक श्योर करना है कि ये इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे जब तक उनकी मंशा है। और इसी वजह से ना आसिफ जरदारी साहब को कोई फिक्र है MQM की, ना ही शहबाज साहब को किसी और की फिक्र है। उनको पता है कि जिनके कहने पे ये हमारे साथ आए हैं, जब तक वो हमारे साथ हैं
इनको भी हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। फिर ये इलेक्शंस का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? फिर आपस में सब इल्ज़ामात भी लगाएं, मुल्क में जो है वो अफरा तफरी भी हो, अनारकी भी हो, बदनज़मी भी हो, लोगों की जानें भी जाएं, और फिर उस सूरत हाल में इलेक्शन हो, फिर उसको कोई माने भी ना तरसा। देखें ये तो देखें ना, इनका कारोबार है, इनकी ये रोजगार है, इन्होंने ये चलाना है हर हालत में। अब जिस तरह आपने भी कहा कि ये सारे एक दूसरे के तहादी हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे हैं। एमक्यूएम भी इल्जामात लगा रही है, जेयूआईएफ भी इल्जामात लगा रही है, नून लीग भी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाती रही कि कराची में जो इंतखाब हुआ वो मिफ्ता इस्माइल साहब का हक बनता था, धांधली करके छीन लिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करते, ये ईवीएम के ऊपर बात नहीं करते। ईवीएम पे ये बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि इनको पता है कि ये जो निज़ाम है, जो जिसके ऊपर हम एतराज करते हैं, जिसको देख के अवाम हैरान होती है, ये किस किस्म का निज़ाम है। इस निज़ाम से इन सबको फायदा है। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने धांधली की है तो लाहौर में नून लीग अपना जो है वो किस्सा पूरा करेगी, अपनी तमाम वो निकालेगी कसरें। तो कहीं पे जो है वो जेयूआईएफ वाले कर लेंगे, कहीं पे एएनपी वाले कर लेंगे। तो ये सब कुछ इनको सूट करता है। अगर ईवीएम आ जाएगी तो ईवीएम का डब्बा उठा के पानी में तो नहीं फेंका जा सकेगा, बैलेट पेपर तो नहीं फाड़े जा सकेंगे। तो ये सबको सूट करता है, इस वजह से ये इसके ऊपर एतराज भी करते हैं, लेकिन इसको चेंज करने की कोई बात करे तो उसके खिलाफ ये इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर बड़ी अजीब सूरत हाल है इस मुल्क की कि जब इंतखाबी इस्लाहात का वक्त आता है तो सब अपनी मर्जी के इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होता है तो फिर एक दूसरे पर रिगिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं कि ये शायद एक रिवायत है जिसको बरकरार रखना चाहते हैं सब। हमें ज्वाइन करें पीएसपी से अरशद वोरा साहब, ज़रा उनसे बात करते हैं। वोरा साहब, पाक सरजमीन पार्टी पहले भी ज़ाहिर जब कहा गया, जब NA 240 का इलेक्शन हुआ उस वक्त जो भी हंगामा आराई हुई, तशद्दुद हुआ, आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। फिर कल का इलेक्शन कहीं नजर नहीं आए आप लोग, फिर आगे भी इलेक्शंस होने हैं, फिर जनरल इलेक्शंस भी होने हैं। इस मुल्क में क्या यही होता रहेगा कि जो हार जाएगा वो कहेगा रिगिंग हुई है, जो जीत जाएगा वो कहेगा जी बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो परेशान हूं कि कल सारे मीडिया ने दिखाया कि कई जगहों पर जो है वो पुलिस वोटों की गिनती कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं मीडिया ने अभी तक तो उस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया कि पुलिस कैसे कर सकती है गिनती। सर यहाँ पर मीडिया ने तो ये सवाल अभी तो कर रहे हैं। नहीं, देखें, आप बात कर रही हैं, आप मुझसे ये कह रही हैं कि आप नजर नहीं आए। भाई सिंध में जिस तरीके से इंटीरियर सिंध में ये इलेक्शन हुआ है, क्या इसको कोई इलेक्शन मानता है? ये तो एक बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि ये एक टोटल वन पार्टी सिस्टम सिंध में चल रहा है और उसको पिछले 15 सालों से मुसल्लत किया गया है और अगले 5 साल की और इनको गारंटी दी गई है कि अगले 5 साल तक जो है वो आप लोगों ने इसी तरह रहना है। कोई देखें, जब सिंध में अपोजिशन को सर उठाने ही नहीं दिया जाता, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार देखें आप अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देख लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये सब जो है पहले भी हम कहते थे, वक्त साबित करता गया और अब फिर वक्त साबित करेगा। ये मिलकर दोनों की प्लानिंग है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने आप को बेच दिया है। उन्होंने अपने आप को अभी 55 करोड़ 50 करोड़ रुपए इनको जो है ना, इनके एमपीएस की अप्रूव हो गए हैं सिंध असेंबली में। अच्छा। तो ये किस लिए अप्रूव हुए हैं? देखे ना, 13-14 एमपी हैं तो 7 अरब रुपए तो मिल गए ना। ये अगर इन्होंने करना होता, आर्टिकल 140A पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो बजाते खुद एक कानून है। एक एक पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने वजह करके 140A को डिफाइन करके एक एक महकमे को डिफाइन करके सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दे दिया। अब आपने क्या करना है? आपने उसको कानून साजी क्या करनी है? आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने सूबाई असेंबली का इजलास बुलाना था और उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक दिन का काम है, चंद घंटों का काम है। आप कह रहे हैं इस पे कानून साजी होगी, सूबाई असेंबली में नहीं है ना। अब जो मौजूद हैं वो भी जाहिर है आप लोग भी वहीं से निकले हैं, एमक्यूएम से ही पीएसपी यहाँ पर निकली है, सब अलग अलग हो गए हैं। ज़्यादा बेहतर ना हो, हम तो कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इत्तेहाद तो आप लोगों का होना चाहिए, मिलना तो आप लोगों को चाहिए। बात ये किससे इत्तेहाद करेंगे? जो लोग बिकते हैं, जिन्होंने, आप देखें, जो असल इशू है कि कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पैसे लेकर। 50-50 करोड़ का मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले जो है 55 करोड़ इमरान खान साहब ने दे दिए थे। तो ये सब जो है ये धींगा मस्ती हो रही है। किसी को ये अगर होता तो आप मुझे ये बताएं
कि अभी तक जो है आर्टिकल 140 इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। भाई आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन, अब ये फिर वही लूली लंगड़ी बल्दियात चलती रहेगी फिर 5 साल तक। सर ऐसे ही तो होता है ना इस मुल्क में आपको ही पता है ऐसे ही होता है। तो फिर पाक सरजमीन पार्टी ये सारी बातें उठाती है, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी वोट नहीं ले पाती। अब इस चीज को कैसे आप लोग मतलब करेंगे कि क्यों नहीं होता है ऐसा? अगर देखें, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि पाक सरजमीन पार्टी वोट क्यों नहीं ले पाती। अब इस पर अगर आपने बहस करनी है तो फिर इस पर फिर पूरा वक्त दीजिएगा। 2018 के इलेक्शन में आपको पता है कि क्या हुआ। मैं अपनी बात करता हूँ, मुस्तफा कमाल की बात करता हूँ। हमारा जो है विनिंग पोजीशन पे 8:30-9 बजे तक जो है 8-8 हजार और 9-9 हजार वोटों से जो है वो गिनतियां चल रही हैं 21 पोलिंग स्टेशनों पे। 4 दिन बाद जो है आपका आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है और उसके बाद 4 दिन बाद 300 पोलिंग स्टेशन पे, जो कि मेरा अपना इलाका, मेरी कम्युनिटी जा रही थी, वहां से 600 वोट। 300 पोलिंग स्टेशन पे 1200 तो मेरे पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, तो वहां से 600 वोट है और 21 पोलिंग स्टेशनों पे जो है 8000 समथिंग। तो ये फिर आपको भी पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। रही बात फिर उसके बाद आप आ जाए ज़मीनी इलेक्शन में। ज़मीनी इलेक्शन में बल्दिया कॉलोनी में जो इलेक्शन हुआ, मुस्तफा कमाल उसमें जो है पीटीआई को भी हराया और उसमें जो है एमक्यूएम को भी हराया, जबकि 2018 के इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट वहां बिल्कुल नीचे था, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये जो अभी इलेक्शन हुआ आपके सामने है, इस इलेक्शन में जिस तरीके से टीएलपी के लोगों ने आकर बैठे हुए फायरिंग की। अच्छा, मुस्तफा कमाल ने तो 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चैलेंज कर दिया, उनका 13,927 वोट की ये लिस्ट दे दी, क्योंकि हमारे पास एक ऐप बनी हुई है। हमने अपने तमाम पोलिंग एजेंट्स को सभी कह रहे हैं हम अदालतों से रुजू करेंगे, पीटीआई भी कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में क्या निजाम ऐसे चलता है? अदालत का सिस्टम ये है, देखिए अदालत का सिस्टम ये है, देखिए बड़ा क्विकली कि जो रनर अप होता है उसको अदालत में जाना होता है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो रनर अप अदालत में जा ही नहीं रहा। हाँ चलिए मैं ब्रेक ले लूं फिर वापस आके हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये मुल्क में ऐसे ही चलता रहेगा और रिगिंग का शोर मचता रहेगा, लेकिन इसका कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, आगे फिर पंजाब के भी होने हैं, और जिसमें पहले ही कहा जा रहा है कि मैनेज की जा रही हैं सीटें। और इस मुल्क में यही इल्ज़ामात हमेशा लगते हैं, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हों, ज़िमनी इलेक्शंस हों या फिर जनरल इलेक्शंस हों। और यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो वोटर लिस्टें हैं उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है। वोटर लिस्टों में जो लोगों की वोटर लिस्टें हैं उसमें जो एड्रेसेस हैं वो दूर दूर के डाल दिए गए, हत्ता कि जो मुर्दा लोग हैं उनको जिंदा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि जो पहले के एड्रेसेस थे वो नई इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन भी दायर कर दी गई है। तो ये क्या मामला इसी तरह चलते रहेंगे, इस मुल्क में आखिर होगा क्या? अतर अब ये जो सारा मामला है अतर साहब, हम इसको डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं कि इस मुल्क में रिगिंग के इल्ज़ामात ये कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी हार जाती है वो यही कहती है कि धांधली हुई है, लेकिन कोई भी सियासी जमात मुत्तफिक हो के इस मसले का कोई हल नहीं निकालते। सबका अपना अपना इसमें मामला है, सबका अपना अपना इसमें नज़रिया है, और फिर उसके बाद जब भी इस मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो फिर रिगिंग के इल्ज़ामात लगते हैं। कि ये सिस्टम जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि इनको सूट करता है। अब J4MQM संगीन इल्जामात लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन मरकज में उनके साथ बैठे हुए ये अवाम की जहानत की तौहीन करते हैं कि ये समझते हैं कि अवाम को इस चीज़ की समझ नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जिसकी इतने अरसे से सिंध में हुकूमत है और वो एंटी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर जमहूरी रवायात नहीं है, वो बल्दियाती इंतखाबात तक सही नहीं करवा सकती है, वहाँ पे रिगिंग कर रही है। पुलिस का जो किरदार है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो किरदार है, उसको आप उजागर भी कर रहे हैं, उसके हवाले से आप बातें भी कर रहे हैं, शिकवा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप वफाक में मिनिस्ट्रीज भी इंजॉय कर रहे हैं। वफाक में आपकी वजह से, आपके वोटों की वजह से उनकी हुकूमत खड़ी हुई है। तो ये देखें, ये असल में जो धोखा देते हैं, ये धोखा अपने आप को नहीं, ये धोखा अवाम को दिया जाता है। ऑन द फेस ये एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम, जिस तरह का सिस्टम आप कहती हैं कि ऐसा निज़ाम हो जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, जो साफ और शफाफ हो, वो इनको सूट नहीं करता। इनके मसाइल और इनकी सियासत क्या आप समझती हैं कि आवाम के लिए? क्या बिलावल साहब जो हैं वो सिंध के किसी शख्स से रिलेट कर सकते हैं? अंदरूने सिंध छोड़ दें, पूरे कराची के अंदर कोई एक ऐसा हलका है जहां पे जाके नलके से बिलावल पानी पी लें?
फ्रेंच मिनरल वाटर वो पीते हैं और वो क्या सिंध की आवाम के लिए सियासत करेंगे? यही हाल आपके पंजाब के हुक्मरानों का है, यही हाल आपके KPK के जो है लोगों का है, जो आला वहाँ पे शख्सियात हैं, सियासी जो खानदान है उनका। तो ये लोग तो आवाम से रिलेट ही नहीं करते, इस वजह से आवाम के मसाइल या आवाम क्या सोच रही है उसको ये खातर में नहीं लाते। इन्होंने ये एक ढोंग बनाया हुआ है, उसको ये चला रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो लोग हमें बताते रहे कि ये लोग बुरे हैं, ये JIT की रिपोर्ट इनके खिलाफ ये है, शुगर पे इस तरह कब्जे होते थे, इस तरह भत्ते लिए जाते थे, इस मीडिया से राब्ते होते थे, अब उन्होंने इनको लॉन्ड्री से गुजार के क्लीन करके दोबारा हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये बड़ा तो अब हम भी कंफ्यूज हो गई है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। सही कह रहे हैं, बड़ा अलमिया है। बहुत शुक्रिया आपका आतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शिकार और उनका तजिया ये है कि इनका कोई रिलेट ही नहीं करते हैं आवाम से, कि इनको आवाम के जो मसाइल हैं उनका इदराक हो या ये आवाम के लिए काम करें। इनकी अपनी सियासत है और अपनी सियासत के लिए तमाम लोग काम करते हैं। जी वोरा साहब, अब ज़ाहिर है इस मसले का हल तो सियासी जमातों ने निकालना है, इस मसले का हल कोई और तो नहीं निकालेगा या कोई और इदारा तो नहीं निकालेगा। आवाम के मसाइल हल करना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है और अपने जो ये सारे मसाइल हैं कि रिगिंग का इल्ज़ाम कोई लगाए, जो भी इलेक्शन उनके नताइज सब माने, इन मसाइल का हल भी आप लोगों ने ही मिलकर निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे? देखिए, अब तो हम इन चीजों से बहुत दूर निकल चुके हैं। अब जो है अवाम की राय तो इलेक्शन में तकरीबन अरसा दराज हो गया, खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट जिस तरीके से मुसल्लत किए जाते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन का माहौल आपके सामने है, अब अगर इलेक्शन के तरीक़ाकार तय करने के लिए इलेक्शन जो है आइंदा होना ही है ताकत की बुनियाद पर और असले की बुनियाद पर, तो फिर हर पार्टी उस पर ज्यादा वर्क करे ना। अवाम की खिदमत तो करनी नहीं है, अवाम के लिए तो इलेक्शन हो नहीं रहे। इलेक्शन का तो रिजल्ट मुसल्लत कर देना है, और वो किस बेस पे है? वो ताकत की बेस पे है, वो असलहे की बेस पे है। तो अगर आपने ताकत की और असलहे की बेस पर ही इलेक्शन के रिजल्ट देने हैं तो फिर ये चीज तय हो जानी चाहिए। या तो फिर देखें, अब अवाम का भी इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इसमें खत्म हो गया है। आपने ज़मनी इंतखाबात में देख लिया, 2 ज़मनी इंतखाबात हुए, उसमें जो है लेस देन 10% टर्न आउट था, लेस देन 10%। 5,30,000 वोट थे यहाँ पे लांडी कोरंगी में, और जो आ रहा है वोटों का टर्न आउट वो तकरीबन 8.5% है। तो अवाम का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उन्हें भी पता है कि उनके वोट की वैल्यू इसलिए नहीं रही कि वो वोट डालते हैं और उसके बाद जो है रिजल्ट जो आता है उससे वो फिर बहुत ही डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। आप अपना बताएं ना, जो पाक सरजमीन पार्टी है वो किस तरीके से मोबिलाइज कर रही है, आगे के मामलात हैं? जाहिर है अभी 15 महीने बाद जनरल इलेक्शंस का शुरू होगा, इलेक्शन कैंपेन्स चलानी है। जो कुछ हुआ 2018 में वो अब छोड़ के आगे बढ़ना है, उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, 2018 में जो कुछ हुआ उससे बढ़ के तो हम आगे चल रहे हैं ना। आप देख लें, हमारा अभी जैसे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, हमने तकरीबन कराची की 200 से ऊपर जितनी भी यूनियन काउंसिल है, हमारे सब जगह कैंडिडेट, सब जगह हमारे पैनल्स खड़े हुए। इट मींस वी हैव द स्ट्रेंथ। हमने अपने लोगों को खड़ा किया है, मोबिलाइज किया है। अच्छा। हम 245 NA 245 का इलेक्शन जो हो रहा है अभी उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। अब उस इलेक्शन को भी आप देख लें, अभी जो है KPK में इलेक्शन होता है ज़मनी इंतखाब, वो इतवार के दिन होता है। यहाँ पे दोनों ज़मनी इंतखाब जो है वो वर्किंग डे में कराए जाते हैं। ये इन लोगों का इंटरेस्ट है, बिकॉज दे डोंट वांट कि टर्न आउट हो। अगर टर्न आउट होगा तो फिर वोट भी पड़ेंगे, तो ये चाहते ही नहीं है। अब ये जो इलेक्शन आ रहा है ये भी आप देखें वर्किंग डे में इन्होंने रखा है, ट्यूसडे या वेडनेसडे पड़ रहा है। तो ये दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में ये जब बाई इलेक्शन होते हैं तो ये इतवार के दिन होते हैं। पता नहीं कराची के साथ क्या दुश्मनी है, क्या है कि कराची में ये जो है, हम कोर्ट में गए, मैंने खुद एप्लीकेशन दी हुई है कोर्ट में, इस पे मैंने केस किया है कि ये डेट जो है वो संडे की जाए, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन कमीशन में भी सुनवाई नहीं होती, अदालतों में भी सुनवाई नहीं होती। अब अगर इसी ट्रेंड पे चलना है, हम अपनी जंग जारी रखेंगे, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे, अवाम में हम जाते रहेंगे। सर, अवाम की खिदमत तो आप ज़ाहिर जब करेंगे ना, जब आप ज़ाहिर असेंबली में बैठेंगे, तब आप हकीकी मायनों में खिदमत करेंगे अवाम की। हमने बहुत असेंबलियां देखी, असेंबलियों में बैठ के भी देखा, असेंबलियों में हमने कुर्सी के ऊपर बैठ के कुर्सी से रिजाइन भी दिया। और जब पाक सरजमीन पार्टी की बात उस वक्त जो है, वैसे तो आपने बैठे पाक सरजमीन की ही पार्टी बात कर रहा हूँ, पाक सरजमीन की, कि मुस्तफा कमाल को कौन नहीं जानता। मुस्तफा कमाल जब अपनी सीट पर बैठे थे तो उस वक्त उन्होंने डिलीवर किया था। आज MQM की 35 साल हुकूमत में कोई एक दौर गिनवा दें जिसमें उनके
बीसीओ मिनिस्टर्स भी बने, सेनेटर्स भी बने। सर वही बात है ना, मैं तो पाक सरजमीन पार्टी की बात कर रही हूँ। चले ठीक है, अल्लाह करे कि पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी में वो लोग हैं जिन्हें तजुर्बा है। लोग तो जरूर हैं लेकिन पार्टी नहीं है ना सर, लोग तो पुराने हैं लेकिन पार्टी नहीं है ना अभी, ये मेरा कहना है। खैर चले, अल्लाह करे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो हो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी, अभी आपने देखा नहीं बलूचिस्तान में हमने सीटें जीती हैं। ठीक है सर, बलूचिस्तान में आपने क्या करना है, यहाँ भी आप सीटें जीते, हमारी तो आपके साथ विश है और गुड लक है कि आप वहाँ भी जीते इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया आपका। वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची वाले जिनके लिए मसाइल का अंबार है, और इन मसाइल के अंबार में अगर कोई खुशी खबर आती है तो वो भी एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने पीपल्स बस सर्विस के नाम से एक बस सर्विस का आगाज़ करने जा रही है, जिसमें जो पहला मरहला है, जो कई रूट्स हैं उनमें पहला रूट जो है मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक का है, उसके बाद 7 रूट हैं जो मरहला वार फिर शुरू होंगे। तो ये पीपल्स बस सर्विस किस तरीके से आगे बढ़ेगी और इसके किराया कितना होगा, ये किस तरीके से किन किन रूट्स पर चलेगी, इसी पर बात करेंगे। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। कफील बताइएगा, ये जो बस सर्विस शुरू हो रही है इसके रूट्स क्या हैं, इसका किराया कितना है, ये कितनी आसानी पैदा करेगी कराची वालों के लिए? देखिए, खासी तवील अरसे के बाद कराची में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट पीपल्स बस सर्विस के नाम से इनॉग्रेट किया गया। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसको इनॉग्रेट किया। हम उस बस पे इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम बता सकें कि AC से मुकम्मल तौर पर मुज़य्यन ये बस है, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, और इस वक्त आप देख सकते हैं ये तमाम इस वक्त अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, मेरे कैमरामैन सोहेल अगर आ सकें, ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना बताना चाहेंगे फ़ीचर के हवाले से, गाड़ी में क्या क्या सहूलियात हैं आवाम के लिए? एक तो इसमें AC है सर, और बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है ये, इसमें जंप का और इसका कोई वो मसला नहीं है, और आरामदेह सीटें हैं, और रूट भी इसका सही है, अच्छा है, और किराया भी इतना नहीं है इसका। माजूर अफराद के लिए भी सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं, बाकायदा रैंप बनाए गए? जी बिल्कुल, ये पीछे देखें तो 2 सीट्स जो हैं वो माजूर अफराद के लिए हैं, जो कि फोल्ड हो जाती हैं। ये जा रहे कि जो बसेस हैं खासी बहुत नीचे हैं रूट से, अगर कोई बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी कहीं होता है, या उसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड ब्रेकर से, तो गाड़ी लगने का कुछ ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसके जो रूट्स बनाए गए हैं, जो रूट्स दिए गए हैं, उनमें जो है जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं वो सब हटा दिए गए हैं। और बाकी रहा पानी का सवाल, तो वो तो बड़ी गाड़ियों में भी कब से बाकायदा चलना शुरू हो जाएगी? आज से, कल से? इंशाल्लाह ये आज से रूट पे होंगे। आज से ये स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो रूट्स हैं अगर हम बात कर लें तो फ़िलहाल जो पहला रूट बताया गया जिसका बाकायदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनॉग्रेट किया है, वो मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक जो है वो किया गया। उसके बाद शर्जील इनाम मेमन जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उनके मुताबिक दीगर रूट्स पर भी जो है वो बसेस चलाई जाएंगी। और उनका कहना ये था कि इसके बाद अब ऑरेंज लाइन और दीगर जो ट्रांसपोर्ट की बसेस जो मंसूबे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत वो भी अटैच किए जाएंगे, और इनकी तादाद जो है वो 240 रखी गई है। ये बसेस होंगी, इनके लिए 38 रूट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और जो किराया इस वक्त मख्तस किया गया है वो 25 से 50 रुपये जो है वो रखा गया है। तो ये तमाम सहूलियात हैं, इस सहूलियात के साथ ये बसेस लाई गई हैं, और यकीनन कराची वालों के लिए जो ख्वाब था कि अच्छी और ऐसी बसेस हों कि जिनमें आराम से बासानी बैठ के सफ़र किया जा सके। ठीक है कफील, ये अल्लाह करे कि ये जो एक अच्छा वो साबित हो और बसेस चलें तो आवाम को कराची के इससे फ़ायदा भी हो, क्योंकि हमारी क़िस्मत में तो वही टूटी फूटी बसें ही हैं। अब अल्लाह करे कि वाकई ये जो बस सर्विस है ये हम सब के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में, फिर वापस आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।